नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार का मुकाबला ज़बरदस्त उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। जो कुछ हो रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि हर दिन पटना में एक नया खेल सामने आ रहा है। अब आज ही की बात देखिए, एनडीए में जो कुछ हुआ इसकी कल्पना मोदी शाह भी नहीं कर सकते थे। और कहने वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लोगों ने चिराग पासवान को आज ऐसा झटका दिया है कि चिराग पासवान कभी भूलेंगे नहीं अपने करियर में। आज नीतीश कुमार के अफसरों ने, बिहार के अफसरों ने चिराग पासवान की खास सीमा सिंह, भोजपुरी डांसर, जिनको चिराग पासवान ने वीआईपी टिकट दिया, लेकिन सीमा सिंह का ही नामांकन रद्द कर दिया। अफसरों ने सीमा सिंह के नामांकन में पर्चे में गड़बड़ियां पाई और पर्चा खारिज कर दिया गया। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान के जैसे होश उड़ गए। पटना में वो जाके अमित शाह से मिले, नीतीश कुमार की शिकायत की, और उसके बाद अमित शाह ने उनको आश्वासन दिया कि मैनेज करेंगे। बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि शायद चुनाव आयोग नामांकन रद्द होने के बाद कुछ मेहरबानी करते। सुनिए जरा, चिराग साहब को सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं अभी फ़िलहाल चुनाव आयोग में हम लोगों ने उसका रिप्रेजेंटेशन दिया है। मुझे लगता है एक हल्की सी चूक की वजह से संभवतः ये विषय इस तरीके से उठ के आया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक आध दिनों में इसको भी सुलझा लिया जाएगा। अब दोस्तों, नीतीश कुमार के लोगों ने चिराग पासवान की खास सीमा सिंह को चुनाव के मैदान से ही बाहर कर दिया, पर्चा खारिज कर दिया। अब अमित शाह क्या सीमा सिंह को दोबारा चुनाव के मैदान में ला सकते हैं पर्चा खारिज होने के बावजूद? हालांकि कुछ भी पॉसिबल है, जहां अमित शाह हो और ज्ञानेश कुमार हो, एनीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कहीं ना कहीं एनडीए के घर में जो आग लगी है उसका पहला ट्रेलर पहले दिन देखने को मिला, जहां नीतीश कुमार, जहां मुख्यमंत्री के लोग, अफसर अपने ही गठबंधन के उम्मीदवार का पर्चा खारिज कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए में इस वक्त घमासान कितनी तेज है। और कहने वाले लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के वफादारों ने इस बार कसम खाई है कि चिराग पासवान को इसी चुनाव में निपटा देना है, नतीजा कुछ भी हो। अब दोस्तों, एनडीए की बात तो हम रोज कर रहे हैं, जहां आग बढ़ती चली जा रही है, घमासान और तेज होता जा रहा है, लेकिन जो महागठबंधन, जो विपक्षी खेमा है, जिसे हम दिल्ली में इंडिया अलायंस कहते हैं, तेजस्वी और राहुल की जोड़ी, जिसमें लेफ्ट पार्टीज भी शामिल हैं, वहाँ भी स्थिति घर के भीतर ठीक नहीं है। ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये आपसे कहना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा कि ऑल इज नॉट वेल इन महागठबंधन। और दोनों पार्टियां, खासकर जो प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और आरजेडी, यानी तेजस्वी की पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस, इनके जो ज़मीनी नेता हैं, जो राज्य स्तर के नेता हैं, इनके बीच में टकराव है सीटों को लेकर। और कई ऐसी सीटें हैं जहां आरजेडी ने भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने भी खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, राजेश राम, बिहार के अध्यक्ष, उनकी सीट पर भी तेजस्वी ने अपना बंदा खड़ा कर दिया। अब कुल मिलाकर गठबंधन में भी तनाव तो है, और तनाव इतना है कि जेएमएम, जो एनडीए की एक और साथी पार्टी है, पार्टनर कह सकते हैं, उसका भी मूड खराब है। और जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो कैमरे पर भी कह दिया, स्वीकार कर लिया कि गठबंधन में झगड़ा है। सुनिए, कैमरे पर सुनिए जेएमएम के प्रवक्ता को। जहां एनडीए के अंदर भी विरोधाभास है, महागठबंधन में भी विरोधाभास है। कई सीटें में आपसी लड़ाई है। बहरहाल, महागठबंधन के लिए सबक दोस्तों यही है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी को और तेजस्वी को, खड़गे साहब को और लालू साहब को थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर तालमेल दिखाना होगा, एक यूनिटी दिखानी होगी। वरना ये जो चुनाव है, जिसमें मोदी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, एनडीए की सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी एक लहर है, लोगों में नाराजगी है, वोट चोरी से लेकर बेरोजगारी तक, ये मौका गठबंधन के हाथ से निकल सकता है। इसलिए एक बेहतर तालमेल की ज़रूरत है, वक्त की यही पुकार है। बहरहाल, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं
बातचीत हो रही है, वार्ता हो रही है दोनों में टेलीफोन पर, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ही दिन में इस मसले को सुलझा लिया जाए और मिल बैठकर बातचीत अगर होगी तो जाहिर तौर पर जहां एक सीट पर दो दो लड़ रहे हैं, एक आदमी विड्रॉ कर सकता है। राहुल और तेजस्वी के ऊपर डिपेंड करता है और मुझे लगता है दोनों ही मैच्योर हैं, वक्त की नज़ाकत को समझ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस पूरे चुनाव में जहां हमें रोज़ कोई ना कोई उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, कोई ना कोई ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, कहीं ना कहीं जो आग है नीतीश कुमार के दिल में सबसे ज़्यादा लगी है। और नीतीश कुमार की तबीयत भले ही नासाज हो, लेकिन इस आग ने उनको चेता दिया है। नीतीश कुमार, उनके करीबी कह रहे हैं कि इस वक्त प्रोएक्टिव है, दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। नीतीश कुमार फिर फुल फॉर्म में आ गए हैं और बड़ी खबर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार पर्दे के पीछे तेजस्वी यानी भतीजे के भी संपर्क में है। ये बड़ी खबर आपको बिहार के किंग भिलारी साहब सुनाएंगे। उनके साथ डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक होंगे और आज के दिन के बाद, बिहार का दौरा करने के बाद, नीतीश राहुल साहब को समझने के बाद टाइगर जो है वो भी लाइव हो रहे हैं, उनको भी सुनिए। किंग भिलारी, मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि ये जो सीमा सिंह हैं, जिन्हें भोजपुरी डांस क्वीन कहा जाता है, जो चिराग पासवान की बड़ी खास हैं, चिराग पासवान ने इस बार उनको जो है विधायक बनाने की कोशिश की, लेकिन सपने बीचों बीच टूट गए, उनका नामांकन रद्द हो गया, पर्चा रद्द हो गया और लोग कह रहे हैं कि नीतीश के अफसरों ने खेल कर दिया। पर्चा जो है एक्सेप्ट हो सकता था, गलतियां छोटी मोटी थी, पहला दांव पहला झटका नीतीश के ही लोग ने दे दिया, चिराग पासवान। क्या एनडीए के भीतर दरार इतनी गहरी है कि एक दूसरे के पर्चे जो है रद्द कराने का खेल हो रहा है? जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा करनी वैसा भरनी, एज यू सो यू रीप, अंग्रेजी ओके। में जैसा करनी वैसा। तो जैसा नीतीश के प्रति या नीतीश के खिलाफ ही कहें, चिराग पासवान ने जो किया पिछली बार किसी के कहने पर, तो भुगतना तो पड़ेगा। और करवाने वाला तो करा ही दिया कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। सूली पर तो चढ़ा दिया जी। अब पहला अभी देख रहे हैं, ये तो पहला विकेट है, मैच शुरू होने से पहले ही गिर गया। बिलारी साहब, क्या हम इसको माने कि चिराग पासवान को बिल्कुल भी नीतीश कुमार और उनके लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और ये जो पर्चा खारिज हुआ ये उसको रिफ्लेक्ट करता है, उस फीलिंग को? अरे क्यों बर्दाश्त करेंगे भाई, क्यों बर्दाश्त करेंगे? नीतीश कुमार का जो समर्थक है, कट्टर समर्थक हो या कट्टर समर्थक नहीं हो, वो कभी क्षमा कर देंगे उनको? 43 पर ला करके खड़ा कर दिया उन्होंने, तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया उन्होंने, और वो भी अपने मन से, किसी के कहने पर। कैसे माफ कर देंगे? आप क्या समझते हैं? अभी एक महीना कितना, 15 दिन पहले कई बार बोले कि 25 से 30 फिर नीतीश, वो भी बोल रहे थे। अमित शाह के जो हुआ उसके बाद ये शुरू ये भी कर दिए कि विधायक चुनेंगे। विधायक अब चुनने लगे, ये भी बोलने लगे। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन इस वक्त बिहार में है। एनडीए में जिस तरह से आग लगी हुई है, लोग कह रहे हैं घर के चिराग से आग लग रही है। उधर नीतीश कुमार ने उस स्टेज को ही आज गिरा दिया जिस स्टेज पर सीमा सिंह को नचाना चाहते थे चिराग पासवान, उस स्टेज ही को गिरा दिया उन्होंने आज। मैं अशोक वानखेड़े जी से पूछना चाह रहा हूं, वानखेड़े जी, भाई चिराग पासवान और नीतीश कुमार की लड़ाई इस हद तक आ गई कि आज चिराग पासवान कहने लगे, उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा होना चाहिए, तो चिराग पासवान ने कहा कि नहीं साहब, ये तो चुनाव के बाद तय होगा, 14 नवंबर के बाद तय होगा, ये चिराग पासवान ने कहा। और उधर हम देखते हैं कि नीतीश की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसने चिराग पासवान की जो सीमा सिंह है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इनका नामांकन ही खारिज कर दिया। क्या लड़ाई इस हद तक है, तलवारें इतनी बुरी तरह से खिंची हुई हैं? जैसा कि कन्हैया जी ने कहा, ये शुरुआत है, अभी आगे देखिए क्या होता है। देखिए, नीतीश कुमार को जीवन में सबसे बड़ा झटका जो ने दिया होगा तो चिराग पासवान की वजह से मिला।
क्या चिराग प्रॉक्सी नहीं चुनाव लड़ रहे थे? क्या भाजपा नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए चिराग को नहीं उतारा था? जो आदमी चिराग के खिलाफ लगातार बोलता है और बोलता है मैं हनुमान हूं मोदी जी का, हालांकि हनुमान जी को ही वो बदनाम कर रहे थे। हनुमान जी कभी ऐसे दोगले नहीं रहे जैसे ये रहे। जी हनुमान जी तो निष्ठा का नाम है, जी और ये कहाँ की निष्ठा हो गई? तो एक तरफ आप मोदी जी का हनुमान, दूसरी तरफ आप नीतीश को निपटा रहे हैं और मोदी जी चुप है, वो भी मजे ले रहे हैं। तो नीतीश इतने मूर्ख नहीं है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। जो हम सब लोगों को समझ में आ रहा है, नीतीश जी को बहुत समय पे आना है, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे समय का। मौके आपको का। सीटें चाहिए, मौके का, आपको सीटें चाहिए, आप ले लीजिए। उन्होंने कुछ सीटें जो बिल्कुल चिराग चाहता था उसमें अपना पैर अड़ा दिया। और उसके बाद मैं बता दूं, बिल्कुल मैं कन्हैया जो कह रहे थे, बिल्कुल मैं उनके साथ हूं। ये सरकार चाहे तो, अरे कुछ भी नहीं, किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं दिया भाई, खुद ही वो रिजेक्ट कर दिया फॉर्म। अभिषेक, जब से अमित शाह ने कहा है कि भाई चुनाव जो मुख्यमंत्री का होगा वो चुनाव खत्म होने के बाद होगा, यानी 14 नवंबर के बाद हम तय करेंगे कि भाई नीतीश कुमार होंगे, कोई और होगा या कोई और होगा मुख्यमंत्री, अभी कुछ तय नहीं है। तब से ऐसा कहा जा रहा है कि कई ऐसे नेता हैं जिनको रात में नींद नहीं आ रही। उसमें चिराग पासवान है, उसमें नित्यानंद राय हैं, उसमें सम्राट चौधरी हैं, और अब नया एक नाम जुड़ गया है संजय झा का। ये चारों लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उसमें संजय झा भी है। क्या ये बात सही है कि संजय झा को भी लग रहा है कि वो अगले नीतीश कुमार होंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे? कैसी बातें हैं? दीपक जी, संजय झा को यह नहीं लग रहा है कि वो अगले नीतीश कुमार होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो कि वो अगले एकनाथ शिंदे होंगे। ये उन्हें दिखाई दे रहा है कि उस मॉडल से कोई गुवाहाटी मॉडल यहां खेला जा सकता है, क्योंकि जो नीतीश कुमार के लॉयलिस्ट लोग हैं, जिसको नालंदा लॉबी आमतौर पर बेलारी साहब बेहतर जानते हैं, नालंदा लॉबी जिसे कहते हैं, उनके लोगों को जेडीयू के किसी नेता के द्वारा बुलाकर कहा जा रहा है कि जो सम्मान, ये मैंने सुना है किसी से, जो सम्मान नीतीश कुमार के समय में आपको मिला वो पोस्ट नीतीश कुमार भी मिलेगा, इसके लिए आप लोग घबराइएगा मत। ये बातें कही जा रही है। दूसरी बात, अब अमित शाह के इंटरव्यू का आपने जिक्र किया, मैं आपको आज प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं, किसी की सुनी हुई बात नहीं बल्कि खुद के अनुभव से डायरेक्ट बातचीत से हुई बात आपको बताने जा रहा हूं। जब से ही अमित शाह ने कहा है कि मुख्यमंत्री विधायक दल चुनेगा, उसके बाद की परिस्थितियां देखिए। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से वोटर हूं, जहां से मैं वोटर हूं, वहां जेडीयू वर्सेस वीआईपी का मुकाबला हो रहा है। शालिनी मिश्रा वहां जेडीयू की विधायिका है। वहां पर मैंने यादव समाज के कई लोगों से आज बात की, किसी तरह से कम 10 लोगों से तो जरूर बात की होगी, 9 या 10 लोगों से। साफ साफ लोगों ने कहा कि हम लोगों को ऊपर से मैसेज है कि शालिनी मिश्रा के लिए काम करना है। यह मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पर दीपक जी कह रहा हूं कि जेडीयू के लिए काम करना है। और ये मैसेज दूसरी जगह से मैंने पता लगाने की कोशिश की, मेरे कान खड़े हुए कि ये क्या हो रहा है। जेडीयू की कैंडिडेट के लिए आरजेडी का कोर वोटर कह रहा है कि हम वीआईपी को नहीं देंगे। मैंने पूछा क्यों? अरे ये तो दो तीन एमएलए वाली पार्टियों के एमएलए तो भाजपा में बिक के चले जाएंगे। अगर ये कम्युनिस्ट पार्टियां माले वगैरह होती या राजद होती तो तब हम उनको वोट देते। कमोबेश माइनॉरिटी की यही स्थिति है। मैंने दूसरे हिस्सों में पता किया तो ये पता चला कि अंदर खाने एक सहमति बनती जा रही है बैकवर्ड क्लासेज में, खासकर यादव और कुर्मी समाज के बीच, कि जहां जेडीयू वर्सेस आरजेडी की लड़ाई नहीं है, वहां कुर्मी समाज के लोग आरजेडी को मदद करेंगे और वैसी सीटों पर यादव समाज के लोग जेडीयू को मदद करेंगे, भाजपा और लोजपा को मदद नहीं करेंगे। ये हालात जो जमीन पर बनते जा रहे हैं, यानी एक गठबंधन तो सामाजिक स्तर पर नीचे हो चुका है। इस चुनाव का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स आपको देखने को मिलेगा 14 नवंबर को, जब नतीजों के रूप में आप एक इशारा कर रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू, नीतीश और लालू के बीच में वो एक ट्रांसफर करा रहे हैं सर। जिन सीटों पर डायरेक्ट फाइट जेडीयू वर्सेस आरजेडी नहीं है, उन सीटों पर आरजेडी अपने कोर वोटर को जेडीयू में ट्रांसफर करा रही है, जेडीयू अपने कोर वोटर को आरजेडी में ट्रांसफर करा रही है। बिलारी साहब, मेरा सवाल है, बड़ा बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है, बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है, और मैं स्ट्रेट जवाब भी चाहता हूं। क्या हम ये माने कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में डिस्टेंस है, दूरियां बढ़ रही हैं,
और ये दूरियां कहीं ना कहीं एनडीए पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं। क्या नीतीश और गुजरात लॉबी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? ऑल इज नॉट वेल। बिल्कुल नीतीश, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश और अमित शाह के बीच डिफरेंस है। नीतीश अब समझ गए हैं कि बीजेपी नेतृत्व जो है, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो, नड्डा हो, नागपुर हो, जो भी हो, ये अगले बार मुझे एक रणनीति के तहत हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ओ ये वो समझ गए, समझे ना, इसमें कोई वो नहीं है। अब आपका दूसरा जो सवाल था महागठबंधन पर, महागठबंधन में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है महागठबंधन के लिए। बताइए, अभी भी 10-10 सीट पे लग रहा है कि इनका फ्रेंडली फाइट होना ही होना है, ऐसा लग रहा है। तेजस्वी यादव ने जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है वो मार्वेलस और जबरदस्त रूप से किया है। कई तरह से जो ठोक ठिठा करके कहते हैं ना जी, इस एक दो जगह अगर छोड़ दें, हम एक दो जगह छोड़ दें, जैसे हम कहलगांव छोड़ देते हैं, वहां वो गड़बड़ देती है, मतलब जो जी। कर, हालांकि अभी सुलझा नहीं है मामला, लेकिन वो संजय यादव के भाई बेटा को देने की बात कर रहे हैं, वो सही नहीं। दानापुर में भी इनको रीतलाल यादव को नहीं देना चाहिए, लेकिन अब चलिए हो गया। लेकिन बाई एंड लार्ज आप देखिएगा कि बहुत ठोक ठिठा करके आप बढ़िया से मतलब मजबूत उम्मीदवार तेजस्वी ने मैदान में उतारे हैं। बहुत। अब टाइगर, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप तो कांग्रेस को 24/7 मोड में देखते हैं, राहुल गांधी के लेवल पे प्रॉब्लम है, खड़गे के लेवल पे प्रॉब्लम है, केसी वेणुगोपाल के लेवल पे प्रॉब्लम है, या कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो बिहार के अंदर जो प्रभार है उसमें कहीं गड़बड़ है? क्या आपको लगता है कि भाई गड़बड़ी कांग्रेस की तरफ से है या लालू परिवार की तरफ से? ये जो लास्ट मोमेंट पे जो मतभेद है, थोड़ा सा जो खिंचाव है, जब टीम को 1 और 1 11 बनना चाहिए था, ये 1 और 1 टकरा के 0 क्यों बन रहे हैं? देखिए दीपक जी, पुराना एक्सपीरियंस यही बताता है कि कांग्रेस को जितनी ज्यादा सीटें दोगी उतनी विनिंग की कैपेसिटी कम होती है। कांग्रेस 40 पे लड़ती है तो 27 सीटें लेके आती है, कांग्रेस 70 पे लड़ती है तो 19 पे आती है। अब ये कहने की बात अलग है कि वो हारी हुई सीट दे रहे थे, जीती हुई सीट दे रहे थे। कांग्रेस में यदि नीतीश कुमार का अभी जितना कन्हैया जी बता रहे थे या अभिषेक जी बता रहे थे, और आरजेडी, अभिषेक ने तो बहुत सारी चीजों पे प्रकाश डाला, आरजेडी, नीतीश, कांग्रेस और बीजेपी, इन्हीं 4 प्लेयर को देखा जाए तो नीतीश कुमार ने चुनाव आते आते जो बीजेपी के स्लीपर सेल थे पार्टी में, उसको विजय पा ली, उनको साइड को कर लिया और पार्टी कब्जे में कर ली। और कांग्रेस पूर्ण रूप से बीजेपी के स्लीपर सेल के हाथ में बिक गई। ओके। आज राहुल गांधी नेता है कांग्रेस के, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी पूछ के आते होंगे वेणुगोपाल से कि मैं मतलब आगे जाऊं, ये बोलूं कि नहीं बोलूं। पार्टी चला रहा है वेणुगोपाल जी, और वेणुगोपाल जी के मायने क्या है सबको पता है। अब मुझे लगता है कि कुछ जगह पे यदि बिल्कुल तनातनी का मामला होता है, भाई आपने पार्टी के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को तो छोड़ देना था। अब जब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ ही आप अपना कैंडिडेट उतारोगे तो फिर गठबंधन किस बात का? अब आप मुझे बताइए, कल जनता ने सब कुछ मान लिया, हम ये सब मानते हैं कि भाई जो आरोप है कांग्रेस और महागठबंधन के वो सही है, सरकार नकारा, नीतीश की तबीयत ठीक नहीं, सर फुटबॉल हो रहा है, बीजेपी दादागिरी करती है, ऊपर से वोट चोरी का मामला बड़ा तूल पकड़ लिया, बेरोजगारी है, सारे मामले सही है। लेकिन आप यदि बिहार के मतदाता है तो आप इनको क्यों चुनाव जितवा दोगे? जो चुनाव लड़ने के पहले ही हाथ पैर एक दूसरे में गुलाब ठूसे कर रहे हैं, यदि कल जीत के भी आए, आपस में लड़ रहे हैं, जीतने के आने के बाद भी क्या ये 5 साल सरकार चला पाएंगे? क्या ये मंत्रिमंडल पे झगड़ा नहीं करेंगे? क्या अलॉटमेंट पे झगड़ा नहीं करेंगे? क्या हर मंत्री फ्री फॉर ऑल नहीं होगा? क्या सामंजस्य है इनके बीच में? अभिषेक, आपको क्या लगता है कि ये जो अचानक खटपट देख रहा हूं मैं लालू परिवार में और राहुल गांधी की टीम में, क्या आपको लगता है कोई गुंजाइश है, अभी भी कोई चमत्कार हो सकता है, महागठबंधन कम बैक कर सकता है, चीजें ठीक हो जाएंगी, राहुल गांधी और लालू फिर एक मंच पर होंगे, तेजस्वी एक मंच पे होंगे? क्या आपको उम्मीद लगती है, गुंजाइश लगती है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन फिर से दौड़ेगी पटरी पर? क्योंकि माहौल तो
महागठबंधन के ही पक्ष में था, अगर आज से कुछ समय पहले हम देखें। दीपक जी, महागठबंधन तो +1 से शुरू कर रहा है, पहली बॉल ही वाइड मिल गई है उसे, एक सीट तो उसको आज मिल गई, जिसकी अभी बोहनी हो गई। चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के पहले जिसकी एक बोहनी हो गई, एक सीट मिल गई, एक सीट तो निर्दलीय से लड़ना है, वो बोहनी हो गई उसकी। बावजूद बोहनी के बाद यही स्थिति बनी हुई है। जिनकी बोहनी नहीं हुई है वो ज्यादा डिसिप्लिन है, उनके अंदर तो रार इतनी ही है कि नीतीश कुमार को कैसे डिच किया जाए। उनके वोटर्स के बीच चिंता है, उसका फायदा महागठबंधन को उठाना था। लेकिन यहां देखिए, पता नहीं 13 की तारीख कितनी अशुभ होती है। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए तो 13 दिन 13 महीने की बात कही जाती थी, 13 अक्टूबर को शपथ लेते थे जी। लेकिन यहां तो 13 तारीख को लालू परिवार दिल्ली आया, उसी दिन बातचीत हुई शाम में राजद और कांग्रेस की लीडरशिप में, दिन में राउज एवेन्यू कोर्ट में हुआ, और 13 तारीख से पता नहीं कौन सा ग्रहण लगा हुआ है बिहार में कि महागठबंधन तो लग रहा है बिग बॉस का घर है। लोगों को बिग बॉस देखने से ज्यादा इंटरटेनमेंट महागठबंधन की राजनीति को सुनने में आ रहा है बिहार में, कि चलो कम से कम एक इंटरटेनमेंट तो हो रहा है। लेकिन जो महागठबंधन के वोटर्स हैं, जो सत्ता से मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी जो कब्जा करना चाहती है, उस प्लान को जो विफल करना चाहते हैं, उनके सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। कई सारे मुस्लिम मित्र, हमारे अल्पसंख्यक मित्र 13 तारीख के बाद से ही हमसे फोन करके कह रहे हैं कि भाई अब यहां तो सवाल महागठबंधन को जिताने से ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि बीजेपी की पूरी राजनीतिक साजिश को फेल कैसे किया जाए। ओके। अब इसमें जो बात सामने आ रही है दीपक जी, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा सुन के। 2-3 बातें एक साथ सामने आ रही है कि महागठबंधन को वोट देने से इस हालात में क्या होगा, और यह शंका जायज है। दूसरा है कि महागठबंधन को न दे तो कहां जाए, कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। प्रशांत किशोर उतना दम नहीं दिखा पाए हैं। तीसरा रास्ता कुछ लोग निकाल रहे हैं कि अगर यही रार खत्म नहीं हुई, ये रार अगर जारी रही महागठबंधन की, तो क्यों ना जनता दल यूनाइटेड की 101 सीटों पर सीधा खुला समर्थन कर दे अल्पसंख्यक समाज, कि बीजेपी का प्लान 100 सीटें 95 सीटें जेडीयू जीत तो जाए, ताकि बीजेपी का प्लान सैबोटाज हो जाए। टाइगर, क्या 14 नवंबर को कोई सरप्राइज मिलने जा रहा है पटना में? 14 नवंबर को सरप्राइज बहुत बढ़िया मिलेगा ना। आज का अभी जो चुनाव में गठबंधन लड़े हैं, निर्णयों के बाद वो गठबंधन नहीं होंगे, पॉइंट नंबर 1, ऐसा जो मुझे लगता है। नए गठबंधन होंगे, बिहार अस्मिता को आगे रखा जाएगा, बिहार की राजनीतिक दलों का वर्चस्व रहेगा, क्योंकि आरजेडी भी कांग्रेस से परेशान है, वो नेशनल पार्टी के नाम पे आती है, वहां वजूद उनका नहीं के बराबर है। बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के पीठ पे चढ़ के ही इतना नंबर पाई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो भी जनता दल यूनाइटेड भी उनको सेटल करना चाहेगी। फिर से चाचा भतीजा एक हो गए, बिहार की अस्मिता को लेके, बिहार के विकास को लेके, नौकरियों को लेके लोग तालियां बजाएंगे और ये लोग देखते रहेंगे। लेकिन इस सब के पीछे बीच में एक रास्ता जरूर है कि ये जनादेश होगा कि ज्ञानादेश होगा, ज्ञानेश कुमार का ज्ञानादेश होगा कि जनादेश होगा, ये भी देखें, क्योंकि उनका भी रोल एक अहम है। वो आखिरी तरकश का तीर है बीजेपी के जो चलाता है, और फिर बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं जब आपका जीता हुआ उम्मीदवार हार जाएगा। हाँ, टाइगर कह रहे हैं नया गठबंधन बन सकता है, नया फूल नया गुल खिल सकता है, लेकिन बीच में एक ही कांटा है, और ये कांटा है मशीन का कांटा है कि भाई ये ज्ञानेश कुमार जो अमित शाह के एक समय में सेक्रेटरी थे, ये कोई खेल ना कर दें, वरना नया गुल खिल सकता है। भाई अभिषेक, आपको भी क्या 14 में कोई सरप्राइज लग रहा है? चाचा नेहरू के बर्थडे में कोई सरप्राइज है पटना में? देखिए, मैं इस बात को लेकर अपने स्टेटमेंट पर अब भी कायम हूं कि या तो सरप्राइज नहीं होगा। अगर एनडीए को, नीतीश कुमार को अंदेशा हो जाएगा कि एनडीए 140 से 150 के बीच सीटें ला रही है, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी 70+ आ रही है, सबको पता है, बाकी सब सीटेंगे 50-60 में। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को अंदेशा हो जाएगा कि एनडीए कहीं 170 पार जा रही है, तो 14 तारीख का इंतजार नहीं होगा, ये 12 और 13 तारीख को सब कुछ सामने आ जाएगा आपके। 14 तारीख पहले खेल हो जाएगा। इस बार 14 तारीख को खेल नहीं होगा। और भिलारी जी बैठे हुए हैं, इनके सामने एक बात मैं कह दूं, भाई भाव भी है। भिलारी जी चूंकि टीवी चैनलों पर भी जाते रहते हैं, सुबह से शाम तक इनका एंगेजमेंट है। आमतौर पर काउंटिंग के दिन जो टिकर लगता है किसी भी टीवी चैनल पर, आप देखते हैं ऊपर में लगता है ना एनडीए इंडिया, 2 प्री पोल अलायंस का टिकर लगता है, फोटो लगा दी जाएगी, एक तरफ नीतीश मोदी की, दूसरी तरफ राहुल गांधी तेजस्वी की। इस बार लग रहा है कि नहीं, प्री पोल अलायंस नहीं, प्री काउंटिंग अलायंस के लिए 3 टिकर बनाने होंगे, 3 कॉलम बनाना होगा।
अगर एनडीए 170 पार जाने की नौबत आ रही है, 3 बनाना होगा, क्योंकि भाजपा का ट्वीट में देख रहा था, अभी पहले क्या लग रहा था, 142 पे एनडीए लड़ रही है और 101 पे बीजेपी के ट्वीट के शब्दों में एनडीए समर्थित जदयू। अब लग रहा है कि 141 पे एनडीए, एक तो पहले ही खत्म हो गया एक विकेट, 141 पर एनडीए और 101 पर एनडीए समर्थित जदयू लड़ रही है। आज की जानकारी अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिली है आपके डिबेट में ही, रद्द होते होते बचा है सम्राट चौधरी का पर्चा। ओके। और जेडीयू की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कथित तौर पर यह दबाव था कि इस पर्चे को रद्द करा दिया जाए। चलिए, बड़ी खबर आखिर में दी, जैसा कि अभिषेक की आदत है, बड़ी खबर आखिर में ही देते हैं, बांध के रखते हैं ऑडियंस को। इन्होंने खबर दी कि भाई सम्राट चौधरी का भी पर्चा खारिज करने का खेल होने जा रहा था। यानी सीमा सिंह जो चिराग पासवान की बड़ी खास हैं, डांसर हैं, भोजपुरी क्वीन है, उनका पर्चा तो खारिज हो गया, सम्राट चौधरी के साथ भी यही होने जा रहा था। मैं अब आखिरी सवाल कर रहा हूं द किंग से, और किंग मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है 14 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी, नतीजे आएंगे, क्या एक नया समीकरण देखने को मिलेगा, कोई नया सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा लोगों को? अगर ज्ञानादेश नहीं हुआ, जनादेश हुआ। ज्ञानादेश, अच्छा, ज्ञानेश कुमार का ज्ञानादेश। हाँ हाँ, ज्ञानादेश जो कह रहे हैं वो वानखेड़े जी, अगर वैसा कुछ नहीं हुआ तो आप ये समझिए कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ओ माय गॉड। जो मैं देख रहा हूं और मैं समझ रहा हूं, जान लीजिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, जनता हो, बीजेपी के नेता हो, जेडीयू के नेता हो, उसको रोक नहीं सकता है कोई, समझिए नहीं। अगर कुछ हो गया उधर से, उसके बाद जो है फिर नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। चाहे बीजेपी न भी नहीं बनाती है तो तेजस्वी यादव सपोर्ट करके सीएम बना देंगे, मैं ये देखता हूं। चलिए साहब, तीनों एक्सपर्ट, तीनों ने बहुत चौंकाने वाली बातें कही, और क्या कहते हैं, किंग बिहारी कह रहे हैं कि भाई 14 तारीख को तेजस्वी शपथ ले सकते हैं। अगर ज्ञानादेश यानी ज्ञानेश कुमार का खेल ना हुआ मशीनों का, तो फिर तेजस्वी जो है वो चीफ मिनिस्टर है। अभिषेक का इशारा है कि तेजस्वी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जो है वो नीतीश कुमार के साथ मिले हुए हैं। टाइगर कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस अगर थोड़ा सा मैच्योरनेस दिखाती तो ये महागठबंधन में रार और ये जो गांठ पड़ रही है ये ना पड़ती, और कहीं ना कहीं इसके जो बीजेपी के लोग कांग्रेस के अंदर हैं वो राहुल गांधी को मिसलीड कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इन सब के कहीं ना कहीं जो मैंडेट है, जो जनादेश है, वो बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। अब डिसाइड तेजस्वी को करना है, डिसाइड जो है वो नीतीश कुमार को करना है। क्या चाचा भतीजे फिर से एक हो सकते हैं? वैसे चाचा नेहरू का जन्मदिन भी है, तो इधर के जो चाचा है क्या भतीजे से मिल सकते हैं 14 तारीख को? ये देखना होगा। टाइगर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। किंग बिहारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभिषेक आपने भी बहुत सी जानकारियां दी, लेकिन आखिर में आपने एक बम फोड़ दिया, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।